चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। एक बार उसको वापस समझा देते हैं, रिकॉल कराते हैं। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, इसके बाद आगे चलेंगे। मैंने कहा था हम लोग पढ़ने जान रहे हैं जनरेशन ऑफ इम्पल्स, कि आखिर एक न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। इसमें हमने देखा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने देखा था कि ये वो कंडीशन होता है जैसे कोई न्यूरॉन है, वो कोई इम्पल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है। मैंने कहा था किसी भी सेल के बाहर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होता है, और इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ से, तो हमारे सेल के एवोल्यूशन से, कि एक सेल पानी में बना था, समुद्र वाले पानी में। मैंने कहा था रेस्टिंग स्टेट में बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। ऐसे सोडियम और पोटेशियम को मिला के दोनों तरफ कहानी बराबर होती है। लेकिन लेकिन मैंने कहा था कि रेस्टिंग स्टेट में एक खास चैनल खुले होने की वजह से, और उस चैनल का नाम है कौन सा चैनल? सोडियम के चैनल। सोडियम का चैनल खुला होने की वजह से सोडियम बाहर लीक करता है, हाई टू लो। लीक करने की वजह से क्या होता है? बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अंदर के निगेटिव आयंस को वो खींचता है, तो अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो निगेटिव चार्ज बाहर निकल नहीं पाता है, नहीं निकलने की वजह से मेम्ब्रेन में अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यही होता है। इस टाइम में एक इलेक्ट्रोड लगा के अगर आप क्या कीजिएगा, मेजर कीजिएगा, क्या मेजर कीजिएगा पोटेंशियल, तो आपको -70 मिली वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसी टाइम में क्योंकि पोटेशियम बाहर लीक कर रहा होता है, जबकि उसकी जरूरत अंदर होती है, तो बाहर से 2 पोटेशियम को और अंदर से 3 सोडियम को वाया एटीपी पंप किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। मैंने कहा था मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में रहने का 3 कारण है। एक तो पोटेशियम बाहर लीक कर रहा है। दूसरा दूसरा कारण मैंने बताया था, दूसरा रीजन ये था कि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से मेम्ब्रेन में अंदर निगेटिव चार्ज है। और तीसरा कि सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हैं। तो इस चीज को जो है हम लोग आज लिखेंगे। एक्चुअली लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे पास टाइम मिला नहीं है कि मैं आपका नोट्स कवर कर सकूं, तो मैं 2-3 लाइन लिखता हूं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्टिंग ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट द पहली बात तो ये, द ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट ऑफ द अमाउंट ऑफ sodium and potassium, the amount of sodium and potassium outside and inside the axonal membrane is इक्वल। पहली बात तो ये कि अंदर और बाहर दोनों तरफ सोडियम पोटेशियम करीब करीब पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं। अगर बराबर होते हैं, देन देन हाउ पोलरिटी डेवलप्स। तो सवाल उठता है कि एक पोलरिटी डेवलप कैसे करता है। तो मैंने बताया इसके 3 कारण होते हैं। 3 रीजन अभी अभी आप पढ़े हैं। एक, पहला रीजन क्या था? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ के प्लस चैनल्स। Yes, sir. Yes, sir. ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, और वो चैनल लीकी चैनल है, हमेशा खुले रहते हैं। लीकी चैनल, लीकी चैनल ड्यू टू ओपनिंग ऑफ के प्लस लीकी चैनल, पॉजिटिव चार्ज, चलो मैं अच्छे से लिखता हूँ, राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है। पॉजिटिव चार्ज मूव्स आउटसाइड। एक मिनट, थोड़ा हाथ फिसल रहा है, रुकिए, ये ग्लव्स हटाने दीजिए। ठीक, दूसरी अगर पॉइंट की बात करें हम लोग, तो दूसरा पॉइंट है ड्यू टू impermeability of negatively charged proteins and ions, more negative डेवलप्स कहाँ डेवलप करता है? इनसाइड है ना। Yes, sir. Yes, sir.
तीसरा, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को फेंक रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर बुला रहा है, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज वो बाहर ज्यादा फेंक रहा है ना। Yes, sir. थ्रोज 3Na plus outward and 2K plus inward, अंदर 2K plus, which means it is throwing more positive outward। कोई दिक्कत इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, बोलिए। No, sir. अच्छा, एक चीज और है, मैंने कहा था कि दो तरह के चैनल्स होते हैं, यहीं पे हम लोग उन चैनल्स के बारे में बात करेंगे। आयन चैनल्स क्या होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में, ध्यान दीजिएगा, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में, सॉरी, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में, न्यूरल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आर प्रोटीन्स, ये सब मेरे को पहले से लिख देना चाहिए था। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोनल, या फिर आप न्यूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीकी चैनल, जैसे सोडियम का चैनल हमेशा खुला हुआ रहता है, और दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा नहीं खुले हुए होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस पे खुलते हैं। अभी तुरंत हम लोग वोल्टेज गेटेड के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक आप लीकी के बारे में पढ़े हैं। रिमेन्स रिमेन्स ऑलवेज ओपन। एग्जाम्पल, के प्लस चैनल आपने पढ़ा था, के प्लस का चैनल। दूसरा, ये खुलते हैं, जनरली बंद रहते हैं, लेकिन किसी तरह का स्टिमुलस दीजिएगा, किसी तरह का स्टिमुलस दीजिएगा, जैसे टच है, प्रेशर है, लाइट है, साउंड है, तब ये खुलते हैं। रिमेन्स रिमेन्स क्लोज्ड क्लोज्ड बट कैन ओपन ड्यू टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्पेसिफिक स्टिमुलस, ठीक। अच्छा, इसके बारे में मैं एक और लाइन लिखूंगा, दिस गिव न्यूरॉन्स दी प्रॉपर्टी। ये न्यूरॉन को देते हैं किस चीज की प्रॉपर्टी? एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं बताते हैं। जैसे हर तरह के न्यूरॉन अलग अलग चीजों के लिए एक्साइट होते हैं, जैसे हो सकता है यहाँ छूने पे यहाँ के न्यूरॉन्स एक्साइट हो, आंखों में जो न्यूरॉन्स है वो लाइट पड़ने पे हो, तो इस तरह की एक्साइटेबिलिटी। अभी समझाते हैं। रिस्पॉन्ड टू टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, ईटीसी। अभी छोड़ दीजिए वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी हमने कहा था कि 3 स्टेप में पढ़ेंगे, हमने पहला स्टेप पढ़ लिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमें देखना है कि आखिर एक इम्पल्स जेनरेट कैसे होता है, तो वो पढ़ाते हैं। मैं 1 मिनट जरा आपका अटेंडेंस भेज देता हूँ, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। बस अटेंडेंस हम भेजते हैं थोड़ा अरे यार, ये पूरा पेज खाली था, देखो मैं पता नहीं क्या चक्कर है, लिखते तो हम सही है, ये पूरा पेज खाली था, इसको ऊपर शिफ्ट करने दो। पढ़िए इसको, हम अटेंडेंस पेज की बात करते हैं।
देखिए मेरी कोशिश है कि ये चैप्टर को जो है मैं ख़त्म कर दूं। कब ख़त्म कर दूं? तो जनवरी फर्स्ट वीक तक मैं इसको ख़त्म कर दूं, ताकि आप आराम से हम लोग नया चैप्टर पढ़ के और मिड जनवरी अगला चैप्टर बहुत छोटा है और कॉकरोच वगैरह पढ़ के आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा इसको खींचा ना जाए। अब ये चैप्टर सब इम्पोर्टेंट है तो अपने हिसाब से तो हम पढ़ा ही रहे हैं, कोई जल्दबाजी दिखा नहीं रहे हैं। आइए चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगले ही पेज पे जाना पड़ेगा। ये हो गया है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होल्ड ऑन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन के बाद आपको सेकंड नंबर स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं, इसको कहते हैं डीपोलेराइजेशन या इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या है डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल, समझाते हैं। है ये when the neuron is transmitting a नर्व इम्पल्स। ये तब की कहानी है जब एक न्यूरॉन जो है एक इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे फिर से हम एक्सोन का मेम्ब्रेन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रहा एक्सोनल मेम्ब्रेन, आप लोग जानते हैं दिस इज द एक्सोनल मेम्ब्रेन। आपको पता है इसमें लिपिड बाइलेयर है, आपको पता है इसमें लिपिड बाइलेयर है इस तरह से, ठीक ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ठीक। अच्छा आपको ये भी पता है बाहर कौन सा चार्ज है, बोलिए तो प्लस, अंदर कौन सा चार्ज है, माइनस। इस टाइम में आपने पोटेंशियल मेजर किया -70, इस टाइम में आपने मेजर किया, आपको मिला कितना, -70 मिली वोल्ट। अच्छा ये -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बोलिए तो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. इस टाइम में रेस्टिंग स्टेट में, अब देखते चलिए, रेस्टिंग स्टेट में एक चैनल हमेशा खुला हुआ रहता है। रेस्टिंग की बात कीजिए या किसी की भी बात कीजिए, एक चैनल हमेशा खुला रहता है, वो है पोटेशियम का चैनल। और ये जो चैनल है ये लीकी है, लीकी चैनल है, ये हमेशा खुला रहता है। अब मान लीजिए क्या हुआ, जैसे ये न्यूरॉन था, अभी रेस्ट में पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये पेन लिया और इससे यहाँ पे छुआ। अब छुआ तो देखिए क्या हुआ, दिस इज स्टिमुलस, स्टिमुलस दिया मैंने। अच्छा इस टाइम में ये लीकी चैनल के अलावा अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, इसको साइड में लिखते हैं, ये लीकी चैनल है, लीकी चैनल है। अच्छा रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम के सोडियम के चैनल का क्या होता है, सोडियम के चैनल का क्या होता है, Closed. क्लोज्ड होते हैं। दिस इज सोडियम चैनल जो बंद है, जो बंद है। और ये कैसे चैनल है, वोल्टेज गेटेड है, Yes, sir. Yes, sir. ये बंद है। Sir. लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलस दोगे, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, कुछ भी, यहां पे हम छू रहे हैं, छूते ही ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इस वोल्टेज गेटेड चैनल के खुलने से क्या होता है वो हम आपके समझाते हैं। इस वोल्टेज गेटेड चैनल के खुलने से सोडियम बड़े तेजी से अंदर आता है। ये खुल गया, स्टिमुलस देते ही ये खुल गया, ओपन हो गया। ओपन होने से सोडियम तेजी से अंदर आता है। अब ध्यान से समझो, लीकी चैनल से थोड़ा बहुत पोटेशियम लीक कर रहा था, थोड़ा बहुत, लेकिन सोडियम के चैनल खुलने से बहुत सारे सोडियम अंदर आते हैं, बहुत सारे सोडियम अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई मतलब छत से पानी गिर रहा था, छत से पानी चू रहा था, ऐसे टपक रहा था, बूंद बूंद। आपने नीचे एक बकेट लगाया, आपने एक बार में इकट्ठा इकट्ठा करके सबको बाहर फेंका है, मतलब आ रहा था बूंद बूंद, आप इकट्ठा करके एक ही बार में बाहर फेंका है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक ही बार सोडियम चैनल के खुलने से ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आने से अंदर पॉजिटिव बढ़ता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बढ़ता है। बढ़ता है कितना, तो यहां पे मान लीजिए पॉजिटिव बढ़ना शुरू किया तो इसकी निगेटिविटी घटती है। मान लीजिए ये 60 पे पहुंचा, 60 से 50 पे पहुंचा, 50 से 30 पे, 30 से मान लीजिए 0 पे, 0 से मान लीजिए प्लस में अब जाना शुरू कर दिया, मतलब पोलैरिटी रिवर्स होने लगी। और मान लीजिए +30 तक गया, +30 मिली वोल्ट तक गया। कह रहा है सर इसका मतलब ये है
अब अंदर प्लस हो चुका है सर, अंदर प्लस हो चुका है, और सर बाहर, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर के निगेटिव आयंस को खींचेगा अपनी तरफ, इस वजह से 12 बाहर माइनस हो गया है। सर जानते हैं इसी रिवर्स्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं, पहले पोलराइज्ड था अब पलट गया, इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। बोलिए तो समझ में आया डीपोलराइजेशन क्या है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब कह रहा है सर आपने अंदर पहले -70 था, निगेटिव था, आपने उसको +30 तक पहुंचा दिया, +30 मिलीवोल्ट, अंदर पॉजिटिव बता रहा है, अंदर पॉजिटिव बता रहा है। अब अंदर प्लस ज्यादा हो चुका है तो बाहर के निगेटिव को अपनी तरफ खींचा, बाहर माइनस, रिवर्स कर गया पॉलरिटी। कह रहा है सर जैसे ही +30 मिली वोल्ट होता है सारे सोडियम के गेट्स बंद हो जाते हैं, इसके बाद अब नया सोडियम नहीं आता है। ऑल Na+ गेट्स, ऑल Na+ गेट्स आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड। कह रहा है ठीक है सर समझ गए, मतलब +30 के बाद अब और ज्यादा प्लस नहीं होगा, इस पे सारे सोडियम के गेट बंद हो जाते हैं, सोडियम आना बंद हो जाता है। अब सुनिए कह रहा है कहानी, एक दो बात समझिए। कह रहा है कि सर ये जो -60 मिली वोल्ट है ये है थ्रेस होल्ड स्टिमुलस, या इसी को कहते हैं थ्रेस होल्ड पोटेंशियल, थ्रेस होल्ड पोटेंशियल। कह रहा है ये होता क्या है थ्रेस होल्ड स्टिमुलस या पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये न्यूरॉन था, जैसे ये न्यूरॉन था, मान लीजिए इसको मैंने ऐसे छुआ, छुआ, जैसे छुआ तो पता चला कि 5 सोडियम अंदर आया, 5 सोडियम अंदर आया। अब 5 सोडियम अंदर आया तो -70 था, -65 हो गया, 5 + 4 जाने से। अगर स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कम है, अगर स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कम, एकदम हल्का सा छुआ, एकदम ऐसा छुए कि पता भी ना चले, अब स्टिमुलस का स्ट्रेंथ इतना कम है कि वो सोडियम गेट्स को ज्यादा नहीं खोल पा रहा है, इंपल्स नहीं बनेगा। मान लीजिए हमने छुआ और सिर्फ 7-8 सोडियम अंदर आया तो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल -62 तक ही जाएगी, -65 तक ही रह जाएगी। कह रहा है थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, कह रहा है तुम्हारे स्टिमुलस का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि छूने पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -60 तक पहुंच जाना चाहिए। -60 तक अगर पहुंचा दिए हो तो उसके बाद सारे सोडियम के चैनल खुल जाते हैं और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। अगर -60 तक नहीं पहुंचा पाए हो तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं करेगा। कई बार अगर आप एक बाल से छूने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका मतलब बाल के स्टिमुलस में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, वो -70 से -60 पे लेके नहीं जा पा रहा है। कई बार चींटी चल के चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि उसका भी स्टिमुलस का स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, क्या है द स्टिमुलस, द स्टिमुलस, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, Yes, sir. sir. The stimulus required to enough sodium channels to initiate depolarization। मतलब वो स्टिमुलस जिस पे सोडियम के चैनल्स डीपोलराइजेशन शुरू कर सके, उस स्टिमुलस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अच्छा, आपके न्यूरॉन के लिए ये वैल्यू -60 मिली वोल्ट होता है, -70 से -60 पहुंचा दो, इंपल्स जेनरेट हो जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा। अच्छा, इसी डीपोलराइज्ड स्टेट को ही हम लोग कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आया? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बोलिए तो, एक्शन पोटेंशियल कहते Yes, हैं। Yes, sir. sir. कह रहा है सर ठीक है सर, मतलब अब ध्यान दो, आपको क्या पता चला कि डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे ही आप किसी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं सोडियम के चैनल खुल जा रहे हैं, इसलिए अंदर सोडियम की बाढ़ आ जा रही है, पोटेशियम जा रहा है, वो तो हमेशा खुला है, बाहर जा रहा है। मान लो पोटेशियम 5 जा रहा है और सोडियम 50 अंदर आ गया, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो अंदर आया ना, बोलो तो। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. इसमें आपने क्या समझा, वेन एवर अ न्यूरॉन इज
stimulated, whenever is neuron is stimulated, all voltage gated sodium channel opens due to which Na plus is flooded due to which Na plus is flooded inside membrane and polarity, पहले बाहर प्लस था अंदर माइनस था, अब अंदर प्लस बाहर माइनस, पोलरिटी कर जाता है रिवर्स्ड। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। No, No, sir. sir. ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर देखो, दुनिया में कोई सेल हो, कोई मेम्ब्रेन हो, कोई इंसान हो या एटम हो, सब किसी को रेस्ट में रहना पसंद है, हर किसी को रेस्ट स्टेट में रहना पसंद है। ये न्यूरॉन बाहर प्लस था अंदर माइनस था तो रेस्टिंग में था, तुमने उसके रेस्टिंग को डिस्टर्ब किया है, तुमने उसके रेस्टिंग को डिस्टर्ब किया, मैंने छू दिया है, अब वो डीपोलराइज कर गया है। तो डीपोलराइज किया है तो वो फिर से अपने रेस्टिंग स्टेट को पाने की कोशिश करेगा, फिर से पोलराइज्ड बनना चाहेगा या नहीं चाहेगा? बोलो तो, चाहेगा या नहीं चाहेगा? Yes, sir. चाहेगा, Yes, क्योंकि sir. दुनिया के हर इंसान, सेल या फिर किसी भी पर्सन को रेस्ट में रहना पसंद है, स्टेबल रहना पसंद है। इस मेम्ब्रेन को जिसको आपने डिपोलराइज किया है वो वापस अपनी पोलरिटी को पाने की कोशिश करेगा, वो अब फिर से रीपोलराइजेशन करेगा। देखिए कैसे। दिस वाज द मेम्ब्रेन, ये था फ्लूइड, ये था लिपिड बाइलेयर, ये था लिपिड बाइलेयर। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि सर आपका कहना क्या है वो बताइए सर, छोड़िए हम लोग क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। कह रहा है अभी अभी अंदर प्लस है, अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, दिस इज डीपोलराइज्ड, दिस इज डीपोलराइजेशन है सर। आप बताओ सर ये रीपोलराइज करेगा तो करेगा कैसे? डीपोलराइजेशन के बाद अंदर की मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिली वोल्ट है, इस पे क्या सोडियम के चैनल खुले हुए हैं या बंद है? +30 पे बंद है। आपने अभी अभी पढ़ा कि चाहे कोई भी पोटेंशियल हो, एक चैनल तो हमेशा खुला हुआ रहता है, उसका नाम है पोटेशियम, और ये चैनल लीकी चैनल था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, कह sir. रहा है Yes, सर sir. अंदर की पोटेंशियल +30 है। एक काम करो सर, +30 मतलब ये डीपोलराइजेशन पोटेंशियल है, +30 मतलब डीपोलराइजेशन। सर रेस्टिंग का मतलब है, सर आप भी जानते हो, रेस्टिंग का मतलब होता है -70 मिली वोल्ट, तभी आरएमपी मिलता है। सर प्लस थर्टी से -70 कैसे होगा? तो कह रहे देखो सर वो पोटेशियम बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो सर तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा सर। एक काम करो सर, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को भी खोल दो। रीपोलराइजेशन में पोटेशियम के वो चैनल जो बंद रहते हैं, जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, वो भी खुल जाते हैं, और उनके खुलने से बाहर बाहर पोटेशियम की बाढ़ आ जाती है। बाहर बहुत सारा जब पोटेशियम जाता है तो बाहर प्लस चार्ज जा रहा है, ये +30 से 0, 0 से -10, -20, अंदर निगेटिव बढ़ना शुरू होगा। बोलिए तो होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, घटते घटते इतना ना पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा कि फिर से बाहर प्लस, बाहर प्लस और अंदर माइनस हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि इस मेम्ब्रेन ने वापस से पोलरिटी पा लिया। द मेम्ब्रेन हैज गॉट रीपोलराइज्ड। बोलिए तो, ठीक? बोलो Yes, बोलो। sir. रीपोलराइजेशन में क्या किया गया? लीकी चैनल तो खुले ही थे,
वोल्टेज गेटेड चैनल को भी खोल दिया मेम्ब्रेन ने, ढेर सारा प्लस चार्ज बाहर गया, प्लस चार्ज के बाहर जाने से बाहर प्लस, अंदर फिर से माइनस, कंडीशन रिवर्स हो गया। कह रहा है सर ठीक है, कह रहा है सर एक प्रॉब्लम होता है सर यहाँ पे। पूछोगे क्या प्रॉब्लम? सर यहाँ पे पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थोड़ा ज्यादा देर तक खुल जाते हैं और मेम्ब्रेन में प्लस चार्ज थोड़ा और ज्यादा बाहर चला जाता है, इस वजह से अंदर निगेटिव थोड़ा बढ़ जाता है। रुकना था -70 पे, पहुंच जाता है -80 पे। ये कहलाता है कि पोलराइज्ड से ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज्ड -70 पे और ये उससे ज्यादा हाइपर, हाइपर मतलब उससे ज्यादा बढ़ जाना, उससे ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है, हाइपर पोलराइजेशन है। और ये एक गलती है, ये एक मिसनोमार है एक्सोनल मेम्ब्रेन से। मिसनोमार का मतलब होता है मिस्टेक। एक्सोन के मेम्ब्रेन ने एक गलती करी, उसको रुक जाना था -70 पे, लेकिन पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल इतनी देर तक खुले रहते हैं कि ज्यादा ही पोटेशियम बाहर चला जाता है और मेम्ब्रेन पोलराइज्ड से ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। आई बात समझ में? बोलो तो। Yes, sir. Yes, अब sir. कह रहा है ठीक है सर, ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन लीकी एज वेल एज वोल्टेज voltage gated channel opened due to which due to which due to which due to which it flows outside the membrane and the potential reverses, potential फिर से रिवर्स कर जाता है, reverses and again reaches -70 मिलीवोल्ट। लेकिन यहीं पे एक गलती होती है। क्या गलती होती है? कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल थोड़ा ज्यादा देर तक खुल जाते हैं और पोटेशियम थोड़ा ज्यादा बाहर चल जाता है, तो अंदर निगेटिव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? Hyperpolarized. ठीक ठीक, but few voltage gated channel open for longer duration ड्यूरेशन ड्यूरेशन ध्यान दीजिएगा, एंड द पोटेंशियल बिकम्स मोर। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में हम इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपकी जरूरत है। डिटेल कतई नहीं समझिएगा कि डिटेल पढ़ा रहे हैं, आपके लेवल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल वही पढ़ा रहे हैं जो आपका जानने का हक है, जिसको आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। यहां से नहीं, सिर्फ आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, सपने आप डॉक्टर बनने के देख रहे हो, तो मैं उसी लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी जरूरत है, जो नीड है। तो और छोटी छोटी चीजों को जानने का आपका हक है। और इस कंडीशन को कहते हैं, चलिए बात करने के लिए मेरे पास आजकल टाइम नहीं रहता है, शुरू से ही नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं है, हाइपर पोलराइजेशन, इसी को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, अब मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। चलिए, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। जरा मैं कुछ बच्चों से बात करूं। कासवी सुन रही हैं? कासवी आप? कासवी शर्मा सुन रही हैं? कासवी? देखिए बच्चे किस दुनिया में खोए हुए हैं, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। प्राणवी, प्राणवी आप सुन रही हैं? प्राणवी? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्राणवी। हाँ प्राणवी, चलिए अब प्राणवी, ऐसे क्वेश्चन नहीं है प्राणवी, मैं कुछ जनरल बातें पूछूंगा। प्राणवी, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक खास कटायन, एक खास आयन मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा रहता है, नाम बताएंगे उसका? चलिए ऑप्शन देते हैं, सोडियम या पोटेशियम? सर पोटेशियम। प्राणवी सही कह रही है, कह रही है? पार्थिव बताइए तो।
प्राणवी सही कह रही है पार्थिव? पार्थिव भगत, प्राणवी का कहना है कि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम पोटेशियम ज्यादा रहता है, क्या वो सही कह रही है पार्थिव? यस सर। सही कह रही है। चलिए निर्मल, ये पार्थिव यस और प्राणवी क्या दोनों सही कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम ज्यादा रहता है? सर, गलत। तो बाहर कौन सा आयन ज्यादा रहता है? Na पॉजिटिव। बहुत अच्छे। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, मैंने पिछले क्लास में एक सिंपल सा तरीका बताया था कि सेल समुंदर के पानी में बना था, खारे पानी में बना था, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, NaCl ज्यादा होता है। एक सेल में सोडियम बाहर ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। लेकिन इस रीपोलराइजेशन के टाइम में देखिए, रीपोलराइजेशन के टाइम में देखिए, एक न्यूरॉन का सिर्फ एक ही मकसद था, बाहर प्लस कर देना, अंदर माइनस कर देना। लेकिन उस न्यूरॉन से एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है सुनिए। उसने रीपोलराइजेशन के टाइम में, अच्छा सुनिए, अभी अभी सुनिएगा जरा, निर्मल आप माइक ऑन रखिएगा। पहले सोडियम बाहर ज्यादा था, है ना निर्मल, और अंदर कौन सा आयन ज्यादा था? पोटेशियम। ठीक निर्मल? यस सर। ठीक निर्मल, डीपोलराइजेशन के टाइम में, डीपोलराइजेशन के टाइम में कौन सा आयन अंदर आया था बताइए? डीपोलराइजेशन के टाइम में देखिए क्या अंदर आया था निर्मल, क्या अंदर आया था जिससे डीपोलराइजेशन हुआ था? सर, Na पॉजिटिव। सोडियम आया था। अच्छा, बाहर का सोडियम अगर निर्मल अंदर आ गया होगा तो अंदर सोडियम भी बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा, बोलिए तो। यस सर। ठीक। अच्छा निर्मल, रीपोलराइजेशन के टाइम में कौन सा आयन बाहर जा रहा है, सोडियम या पोटेशियम? सर, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो बाहर अगर पोटेशियम जा रहा है तो पोटेशियम बाहर ज्यादा होगा। यस सर। आपको नहीं लगता है इस न्यूरॉन ने ये सब कुछ किया, रेस्टिंग स्टेट में पहुंच गया, लेकिन इसने एक ब्लंडर मिस्टेक किया है? ब्लंडर मिस्टेक क्या किया है? इसने पोटेशियम को बाहर ज्यादा कर दिया है और सोडियम को अंदर ज्यादा कर दिया है। इसने प्लस और माइनस तो ठीक कर दिया, इसने आयनिक कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक कर दिया, लेकिन सॉरी, इसने प्लस और माइनस तो ठीक कर दिया, लेकिन इसने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब कर दी। इस रीपोलराइजेशन के बाद बाहर पोटेशियम ज्यादा है और अंदर सोडियम ज्यादा है या नहीं? ये बोलिए तो निर्मल। यस सर। क्योंकि अंदर जो सोडियम आया था क्या वो बाहर निकला? नो सर। नहीं निकला। अब यहां से समझिए, कह रहा है ठीक है सर, रीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन सब कुछ कर लिया, सब ठीक था, लेकिन सर आप खुद ही देखो ना सर, उसकी वजह से पोटेशियम बाहर ज्यादा हो गया है और अंदर सोडियम ज्यादा हो गया है। इस गलती को, और साथ साथ एक और गलती, मेम्ब्रेन को कितने पे रुक जाना था, कितने पोटेंशियल पे रुक जाना था निर्मल? -70 पे। यस सर। लेकिन मेम्ब्रेन चला कितने पे गया है? -80। -80 पे। अंदर निगेटिव ज्यादा हो गया है, अंदर निगेटिव ज्यादा हो गया है। यस सर। ठीक, इस चीज को ठीक किया जाता है कैसे? तो जो पोटेशियम बाहर गया है उसको पकड़ा जाता है, इस गलती को ठीक करने के लिए कौन पकड़ता है? और अंदर जो सोडियम आया है, अंदर जो सोडियम आया है उसको भी पकड़ा जाता है। 3 सोडियम को आपको पता है कि कितने पे रोटेट किया जाता है? 180 डिग्री पे ATP यूज किया जाता है। और इस गलती को ठीक किया जा रहा होता है ड्यूरिंग RMP। आप लोगों को पता है RMP में वो जो सोडियम पोटेशियम पंप बाहर से पोटेशियम को पकड़ के ला रहा था और अंदर से सोडियम को फेंक रहा था, तो आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर अंदर सोडियम कम था तो ये सोडियम फेंक कहां से रहा है, कहां से 3 सोडियम ला रहा है? तो डीपोलराइजेशन के टाइम में जब जब आपने एक न्यूरॉन को छूते हैं, सोडियम अंदर घुसता है, वो निकलता नहीं है, तो उसको पकड़ के बाहर फेंकता है। कौन फेंकता है? सोडियम पोटेशियम पंप।
पंप पंप और सोडियम पोटेशियम पंप मेम्ब्रेन की उन दोनों गलतियों को ठीक कर रहा होता है। सोडियम को बाहर फेंक के बाहर सोडियम बढ़ाता है, अंदर पोटेशियम को रिस्टोर करता है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ठीक करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। और ये काम कब होता है? रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, क्योंकि रिपोलराइजेशन तो हो गया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। यही क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा था। मैंने कहा सवाल ये है कि आखिर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से कौन सी दो गलतियां होती हैं। अच्छा, इस चीज को मैं लिखने की जगह पे मेरे नोट से खींच लेता हूं, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा। आपको नोट से दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम लोग आगे सीधा कुछ पढ़ लेंगे, सीधा ग्राफ पढ़ लेंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, न्यूरल में माई नोट्स। अरे यार सिट, मैंने इस नोट्स को ना यहाँ पिक नहीं किया है। नोट्स को है या नहीं है न्यूरल मेरा नोट्स? अरे यार, लिखना ही पड़ेगा लग रहा है। कोई बात नहीं है, लिख ही देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मिस्टेक्स। और मैंने कहा कि मिस्टेक को हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में? मिसनोमार। क्या कहते हैं? मिस मिस्नोमार। मिसनोमार। occurred during रिपोलराइजेशन। कह रहा है जवाब सुनिए। जवाब है, पहला नंबर मिस्टेक ये है कि ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन K plus is thrown outside due to which K plus increases outside and more Na plus is found inside as the Na plus which came during, कब आया था Na plus? Came during depolarization remains, कहां रह गया? इनसाइड। क्या वो इनसाइड। बाहर गया था? Inside. नहीं गया था। दूसरी गलती ये हुई कि मैम रीपोलराइजेशन के टाइम में पहुंचना था -70, लेकिन खुश होके थोड़ा ज्यादा पहुंच गया, -80 पे पहुंच गया था या नहीं पहुंच गया था? Yes, यस। sir. यस सर। ठीक, यही दो गलती हुआ है। ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन द membrane potential becomes more polarized, that is पढ़ पा रहे हैं आप लोग जो लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं Yes, sir. यस सर। यस सर। यस हाइपर सर। पोलराइजेशन। इन्हीं दोनों गलतियों को, कि सोडियम अंदर है, पोटेशियम बाहर ज्यादा है, ये आयनिक डिस्टरबेंस और ये पोलरिटी का प्रॉब्लम ठीक कर रहा होता है रेस्टिंग स्टेट में। याद है रेस्टिंग स्टेट में मैंने कहा था कि 3 सोडियम बाहर फेंका जाता है और 2 पोटेशियम अंदर बुलाया जाता है। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर यस सर। सोडियम अंदर आता कहां से है? तो वो डीपोलराइजेशन के टाइम वाला सोडियम है, जिसको रेस्ट में बेचारा ये बाहर फेंक रहा होता है। प्लस माइनस ठीक हो गया था, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो डिस्टर्ब हुआ था उसी को ठीक किया जाता है रेस्टिंग में। बट दिस, अच्छा, बोथ दिस mistakes are corrected by NaK plus pump during RMP। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसका ग्राफ पढ़ा जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। बहुत सिंपल ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ बनवाने में मेरा हेल्प करना कौन पसंद करेंगे? बाई चॉइस ही बोल दीजिए। आप लोग से पूछने पे तो आप लोग बताते नहीं हैं। बताइए, करेगा कोई हेल्प? अच्छा चलिए हम ही पूछते हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बीच बीच में आप लोगों से बात करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिव्यवीर है? दिव्यवीर है मीटिंग में? दिव्यवीर माइक ऑन कर लीजिए, है या नहीं है? ठीक, माइक ऑन है दिव्यवीर का। चलिए इधर देखिए, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज y एक्सिस। कुछ खास पोटेंशियल्स मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, मैं लिखता हूँ, अच्छा हालांकि 0 लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सिर्फ इधर के लिए है 0। कुछ खास पोटेंशियल हम दिखाते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। y एक्सिस का 0 अलग होगा, ये x एक्सिस का 0 है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ -80, ठीक, फिर मैं शो कर रहा हूँ -70, फिर मैं शो कर रहा हूँ -60, फिर मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0। थोड़ा सा y एक्सिस का ग्राफ मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, बहुत कुछ सीखना है ना। ये y एक्सिस, ठीक, 0, और हम लेके चलेंगे इसको +30 तक, +30 तक। हाँ दिव्यवीर आप बताइए, -80 क्या कहलाता है? हाइपरपोलराइजेशन, ठीक। -70 क्या कहलाता है? -60 क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, याद है? और +30 क्या कहलाता है दिव्यवीर? डीपोलराइजेशन, उसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। अब दिव्यवीर बताएंगे, आपका मेम्ब्रेन दिव्यवीर अभी किस पोटेंशियल पे है? -80 -80 पे है या -70 पे है रेस्टिंग में? हाइपर स्टेट में होगा तो नहीं -80 नहीं नहीं नहीं, पहले -70 पे, पहले कहाँ होता है? -70 पे। अच्छा, -70 पे होता है, यहाँ देखिए -70 पे। अच्छा, अभी आपने इसको छुआ, मान लीजिए छुआ, तो धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू करता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, बढ़ते 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 इसको मिला -60 मिला। जैसे ही -60 मिला, आपने इतना स्टिमुलस दिया है कि -60 मिल गया। अब सारे सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम के अंदर बाढ़ आ जाएगी और मेम्ब्रेन बड़े तेजी से ऊपर जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? डीपोलराइजेशन कहते हैं, बोलिए तो। यस सर। अच्छा, क्या प्लस 30 से भी ऊपर जाएगा? क्या प्लस 30 से भी ऊपर जाएगा, बोलिए तो। वो सर नहीं जाएगा +30 से ऊपर, मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसको कहते हैं, मतलब ये सबसे नुकीला है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, इसको कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक का मतलब होता है कांटा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद रीपोलराइजेशन होता है और बड़े तेजी से ये पोटेंशियल नीचे आने शुरू करता है, नीचे आते 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 -70 पे पहुंचता है। लेकिन क्या -70 पे रुकता है या उससे भी आगे जाता है? आगे जाता है कहां तक जाता है? -80। दिस इज रीपोलराइजेशन, लेकिन इस पे नहीं मानता है, ये चला जाता है -80 पे। दिस इज ये कहलाता है हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन इसको ठीक करके मेम्ब्रेन को फिर से वापस लेके -70 पे आया जाता है, और इस चीज को ठीक करने का काम करता है हाइपरपोलराइजेशन को। कौन ठीक करने का काम करता है? कौन कौन बोलो, अभी अभी ना पढ़ाए हैं? अरे सोडियम पोटेशियम पंप नहीं पढ़ाए हैं? दिव्यवीर यस सर यस सर अभी अभी तो पढ़ा रहे थे कि सोडियम पोटेशियम पंप इसको ठीक करता है, यस सर बोलिए। यस सर। अच्छा, तो आपने आपने y पे प्लॉट किया मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, है या नहीं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रखा अलग अलग पोटेंशियल को, बोलिए। अच्छा, x पे रखेंगे हम लोग टाइम को, जानते हैं
टाइम सेकंड में नहीं बल्कि मिली सेकंड में। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक न्यूरॉन को जब हम लोग छूते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी ये डीपोलराइज होके रीपोलराइज होके वापस रेस्ट में पहुंच जाता है। सिर्फ 1 से लेके 5 मिली सेकेंड में ये सारी कहानी समाप्त हो जाती है। 2, 3, 4, 5 जाते जाते, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 4, 5 जाते जाते ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से ठीक हो जाता है। मिली का मतलब समझते हैं, सेकंड के 10,000वें हिस्से में। मिली सेकंड का मतलब होता है सेकंड का 1000वां हिस्सा, सॉरी। मतलब 1 सेकंड को तो तुम रोक के फील कर सकते हो कि अच्छा 1 सेकंड बीता, सेकंड के 1000वें हिस्से को आप कहां से फील कीजिएगा। आपकी न्यूरॉन बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से डीपोलराइज होके रीपोलराइज होके फिर से रेस्ट में, छुआ फिर से वो रेस्ट में चला गया, डीपोलराइज हुआ रीपोलराइज हुआ रेस्ट में चला गया, फिर से छुइए फिर डीपोलराइज रिपोलराइज रेस्ट, फिर छुइए फिर डीपोलराइज रिपोलराइज रेस्ट। आपकी सोच से भी ज्यादा तेज उसमें डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन चल रहा है, क्योंकि बात हम सेकंड से भी छोटे हिस्से पे कर रहे हैं, मिली सेकंड में कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। बोलिए। Yes. Yes, sir. बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम आपको कुछ और समझाते हैं। इस ग्राफ में किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल आसान है ये ग्राफ। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, आपको कुछ समझाते हैं। अच्छा, कह रहा है जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग टाइम को ना थोड़ा सा स्लो मोशन में लेके चलते हैं, स्लो मोशन में लेके चलते हैं। जैसे ये आपका हाथ, अभी कुछ बेहतरीन चीजों को सिखाएंगे, बड़े शांति से सुनिएगा। ये आपका हाथ, अब हम मिली सेकेंड में मतलब एकदम एक्सट्रीम स्लो मोशन में बात कर रहे हैं। ये मैंने इसको छुआ, छुआ तो मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो गया, बोलो तो? रेस्टिंग से कहां जाना शुरू किया? डीपोलराइजेशन में, है ना? डीपोलराइज होना शुरू हुआ, बोलिए Yes, Yes. साथ। sir. डीपोलराइज होना शुरू हुआ। अच्छा, डीपोलराइज हुआ, ऊपर गया +30, फिर वहां से, अच्छा अभी जैसे इसको एकदम रोक दीजिए, ये डीपोलराइज हुआ पड़ा हुआ है मेम्ब्रेन, धीरे 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 +30 पे जा रहा है, फिर +30 से घट के फिर -70 पे आ रहा है, धीरे 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 धीरे, फिर -80 जा रहा है और फिर 70 पे आ रहा है। इसमें वक्त लगा 5 मिली सेकेंड। अच्छा, मान लीजिए अभी इसको छू दिए थे हम, छू दिए थे, और सेकेंड के उस टाइम फ्रैक्शन में हम लोग क्या करें, अभी ये डीपोलराइज हो रहा है, तब तक इसको फिर दोबारा छू रहे हैं। अभी ये डीपोलराइज हो रहा था, उसी पीरियड में अगर इसको दोबारा छुइएगा तो ये इस इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब जब तक एक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन चलता है, वो दूसरे इंपल्स को कंडक्ट नहीं करता है। जानते हैं इस डीपोलराइजेशन से लेके, इस डीपोलराइजेशन से लेके और ध्यान दीजिएगा रीपोलराइजेशन तक का टाइम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। और इस टाइम में मेम्ब्रेन दूसरे इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। साधारण भाषा में समझिए, एक ट्रक है, उस पे सामान आप डाल दिए, जब तक ट्रक उस सामान को पहुंचा के अनलोड नहीं कर देगा, दूसरा सामान कैरी नहीं करेगा। तो पहले ट्रक चला, चल के अनलोड किया, तभी दूसरा सामान डाल सकते हैं। जब एक न्यूरॉन डीपोलराइज हो रहा है, तो तब तक जब तक कि वो वापस से रीपोलराइज ना हो जाए, वो इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। इस पीरियड को जिसमें वो डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन कर रहा होता है, हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस पीरियड में वो दूसरे इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। बोलिए तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. is the period of time after an action potential, थोड़ा इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं मतलब थोड़ा लैंग्वेज में, begins and still repolarization। इस टाइम में आप अगर एक न्यूरॉन को दूसरा इंपल्स दीजिएगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो स्टिमुलस, जैसे
ये तुमने छुआ एक न्यूरॉन को, एकदम चले जाओ स्लो मोशन में, एक छुआ, बेचारा ये डीपोलराइज हो रहा है। अब तुम हथौड़ा लाके उस पीरियड में भले इसमें कितना भी जोर से हिट कर दो, उस स्टिमुलस को ये कैरी नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है ना कि आप उससे फास्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने छुआ और छू के अभी हटा रहे हैं, तब तक वो ठीक हो चुका है। सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, डीपोलराइज होकर रीपोलराइज। तो कभी भी उस टाइम फ्रेम को आप रोक नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड को। आपके बस की बात नहीं है कि आप उस रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाके उसको दूसरा स्टिमुलस दे दीजिए, लेकिन ऐसा करिएगा तो भी वो पॉसिबल नहीं है, वो इंपल्स कंडक्ट करेगा नहीं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो स्टिमुलस, no matter how strong cannot be able to excite the nerve fiber। मतलब एक बार जब ये चलना शुरू कर दिया तो जब तक वापस रीपोलराइज ना हो जाए तब तक कुछ कर लीजिए, हथौड़ा ही क्यों ना पटक दीजिए न्यूरॉन के ऊपर, वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्या मैं बिल्कुल क्लियर हूं आपके लिए? बताइए। Yes, sir. एक्सक्यूज मी अच्छा, सर। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर इसमें हाइपर पोलराइजेशन वाला पीरियड नहीं इंक्लूड होगा? हाँ, हाइपर पोलराइजेशन वाला भी इंक्लूड होता है, उसमें सारा इंक्लूड होता है, न्यूरॉन्स को ठीक करता है। ठीक ओके सर। ठीक। अच्छा एक बात समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक फिगर दिखा के आपसे कुछ पूछूं, ये मेन सारा कहानी तो ये है कि रेस्टिंग में आपका न्यूरॉन पड़ा हुआ था। आप जरा ये फिगर देखना, फिगर जो आपके सामने है डीपोलराइजेशन का, ऐसे न्यूरॉन को छू रहे हो, ऐसे ये हाथ पे छू रहे हो तो न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। कौन सा चैनल खुल रहा है बोलो तो? Voltage gated channel. नाम क्या है उसका? सोडियम का? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा 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 अच्छा। मान लो तुमको एक दवाई हम खिला रहे हैं, मान लो एक तुमको दवाई खिला रहे हैं जो इसको ब्लॉक कर दे रहा है, इस चैनल को, क्या होगा? Sir, depolarization नहीं होगी. डिपोलराइजेशन नहीं होगा। बहुत अच्छे, सुनिए, बहुत सही कहा है उन्होंने। उनका कहना यह है कि सर अगर कोई केमिकल सोडियम के चैनल को बंद कर दे तो सर हम इधर छू रहे हैं, अब मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं हो रहा है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगा तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सोडियम अंदर जाएगा तभी ना पोलैरिटी रिवर्स करेगा, तभी ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेगा तो न्यूरॉन इनसेंसिटिव हो गया, आपके छूने पे वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, आंखों पे टॉर्च जलाए जा रहे हैं, साउंड कान में डाले जा रहे हैं, पर न्यूरॉन कह रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका सोडियम का चैनल बंद कर दिया गया है। कह रहा है सर इसका मतलब क्या होता है? कभी दांत निकलवाने जाइएगा डेंटिस्ट के पास, वो एक इंजेक्शन लेता है और आपके जॉ में इंजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उतनी दूर का जबड़ा सुन्न हो जाता है, आपको कुछ नहीं पता चलता है कि वहां से दांत निकाला गया या डाला गया या ड्रिलिंग किया गया। जानते हैं, ये जो लोकल एनेस्थेसिया होता है, लोकली यहाँ के न्यूरॉन्स के सोडियम चैनल को बंद कर देता है। बंद कर देता है तो उतनी दूर का हिस्सा, उतनी दूर का न्यूरॉन डिपोलराइज नहीं होता है। नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, कोई इंपल्स नहीं ट्रांसमिट होता है, दांत वात निकाल देता है, आपको दर्द का एहसास तक नहीं होता है। समझ में आया कैसे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग काम करते हैं? Yes, sir. यस सर। जानते हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग नोवासीन है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं स्पेशली आपके दांत को निकालते टाइम में। तो ध्यान देखिएगा, सर्टेन ड्रग्स, लिखूं मैं, समझ चुके हैं आप? Yes, sir. यस सर। यस। मेरे हिसाब से नोवोसीन ही है, मैं नाम देख लेता हूँ। ऐसे नाम नहीं याद रखिएगा दवाई का, मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से नोवोसीन ही है। हम एग्जैक्ट नाम आपको बता देते हैं, आप चिंता ना करें। एग्जैक्ट हम स्पेलिंग सही लिखना चाहते हैं बस, कि एरर ना हो जाए स्पेलिंग का। सर्टेन ड्रग्स लाइक, हाँ इन्हीं को कहते हैं नोवोसाइन, नोवोसाइन और लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक समझते हैं? ऐसा एनेस्थेटिक, लोकल, लोकल मतलब थोड़ी दूर, और एनेस्थेटिक मतलब जो इनसेंसिटिवनेस को करे। सर्टेन ड्रग्स लाइक नोवोसिन और लोकल एनेस्थेटिक्स which causes
which causes local insensitiveness, स्पेलिंग गलत है, insensitiveness are used by dentists as they blocks, किसको ब्लॉक करते हैं? सोडियम चैनल। channels. और देयरफॉर क्या प्रिवेंट करते हैं? देयरफॉर प्रिवेंट्स डीपोलराइजेशन। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, आपको इस चीज का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके मेडिसिन की दुनिया में, मेडिकल के फील्ड में क्या इस चीज का इम्पैक्ट है, समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हर चीज Yes, की sir. हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तभी मैंने इस चीज को कोरिलेट किया। पहले आपने सब कुछ सीखा, अब कोरिलेशन आपने सीख लिया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसके दूसरे हिस्से में हम चलेंगे। मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, ग्राफ में कोई दिक्कत हो तो बेशक पूछिए, वरना हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। देख लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। पानी वानी पी लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर अगर ये नोवासीन ड्रग ज्यादा अमाउंट में दे दिया फिर क्या होगा? ज्यादा देर तक इनसेंसिटिवनेस होगा, बहुत देर तक। समझ रहे हो बात को? यस सर। स्पेस कई न्यूरोटॉक्सिक्स, सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसी मछलियां भी हैं जब मारती हैं, जैसे पफर फिश है, वो भी जब मारता है तो वो भी न्यूरोटॉक्सिक ही होता है, वो भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अब वहां का पूरा पैर, जहां अगर मान लीजिए आप पानी में पैर डाले, उसने हिट किया, जाके वो सोडियम चैनल से बाइंड कर जाता है उसका जहर, और सोडियम चैनल से बाइंड करेगा, आपका पैर सुन, हाथ सुन, जिस पे हिट करेगा पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। हाथ काट के हटा दोगे, नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस तरह के ड्रग्स ही नहीं होते हैं, दुनिया में कई ऐसे जानवर भी इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ इस तरह के टॉक्सिन्स का। ये लीथल न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन है, छोड़ दो, मैं नाम अगर लिखूं तो टीटीएक्स कहते हैं उसको हम। मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि आप दिक्कत होता आपको, उसको हम लोग टीटीएक्स कहते हैं। टीटीएक्स एक बड़ा फेमस न्यूरोटॉक्सिन है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, और वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रोड्यूस्ड बाय पफर फिश, सेम इसी प्रिंसिपल पे ये टीटीएक्स भी काम करता है। वो भी जाके आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, और बस काम खत्म, कुछ नहीं पता चलेगा। इनसेंसिटिवनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, पता ही नहीं चल रहा है, वो हिस्सा ही सुन्न पड़ गया आपका। समझ रहे हैं बात को? यस सर। सेम प्रिंसिपल है इसका भी काम करने का। आप समझ चुके होंगे मैं क्या लिख रहा हूं। पफर फिश एक मछली है, इसको मेरे हिसाब से सींगी मछली कहते हैं। अगर इंडियन कंट्रीज में नाम देखोगे, ब्लैक कलर की होती है सींगी मछली। कई बार मछुआरे जब पानी में पैर डालते हैं, पफर फिश का क्वेश्चन एम्स पूछा है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एम्स पूछा है। आई एम नॉट सो श्योर कि इसने पूछा है या नहीं पूछा है। ये जरूर पूछा गया था कि हाँ पफर फिश न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है या नहीं करती है, काम कैसे करता है ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये ऑलरेडी आपको हायर लेवल पे चीजों को सिखा रहे हैं। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ चुके हैं। चलिए, तो इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि करंट जेनरेट कैसे होता है, इंपल्स जेनरेट कैसे होता है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। देखो, तुम सीखोगे किस्तों में, लेकिन जब जोड़ोगे तब जाके एक फिगर सामने आएगा तुम्हारे सामने। ऐसे एक लाइन में नहीं है ये कहानी कि मैं एक लाइन में बोलूं और तुम समझ जाओ। ये किस्तों में सीखना पड़ेगा, और फिर जोड़ना पड़ेगा, और तब सोचना पड़ेगा अच्छा ये था फिनाले। आप कल से डिपोलराइजेशन, आज तक पढ़े रहे रिपोलराइजेशन, अब जाके एग्जैक्ट सिनेरियो आपको समझ में आया कि यहाँ होता क्या है, आखिर क्यों ऐसे ऐसे हाथ पड़ा हुआ है तो क्यों आपको नहीं फील हो रहा है, उसी हाथ को जब छू रहे हैं तो तुरंत आपको पता चल जा रहा है कि हाँ किसी ने छुआ है। ये चीज है। कई बार क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि
हो सकता है एक बाल तोड़ के अगर हाथ को छू रहे हैं तो हो सकता है वहां पे सोडियम का चैनल खुलता हो, -70 से सिर्फ -65 जाता हो, सिर्फ -62 जाता हो। तो थ्रेशोल्ड तक अगर नहीं पहुंचाइएगा तो क्या डिपोलराइजेशन होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो इसीलिए कई ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है। चींटी चल गई पैर पे, सामने चल रही है चींटी, आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा होगा, कहिएगा यार ये तो चींटी का पता ही नहीं चला। अब ये क्या चीज है? तो ये वही चीज है कि शायद उस चींटी का स्टिमुलस उतना सफिशिएंट नहीं था कि -60 तक पहुंचा सके, और इसीलिए वो चीज आपको पता नहीं चला होगा। हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स, देखिए कैसे इसमें कंडक्शन होता है, आपको समझाते हैं फिगर पे। इसका केस 1 देखिए, हम लोग डायग्राम पे समझेंगे। मान लीजिए एक सोडियम है, सॉरी ये एक न्यूरॉन है सपोज कीजिए, उसके बाद हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। ये एक न्यूरॉन है, ठीक। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है एक चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैंने कहा कि ये न्यूरॉन ऐसे प्लस 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 प्लस, अंदर माइनस 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 है। दिस कंडीशन इज आरएमपी, है ना, ये रेस्टिंग स्टेट में आरएमपी में है। यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा आप लोग जानते हैं, हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स को लिखते हैं। ये ए नंबर पॉइंट, ये बी नंबर पॉइंट, ये सी नंबर पॉइंट, ये डी नंबर पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके सो ऑन, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट मैंने लिख दिया। आपको याद होगा मैंने कहा होगा कि जब आपको नर्वस टिश्यू क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर जब पढ़ाया होगा तो मैंने कहा होगा कि ये जो गर्दन वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक, याद है मैंने कहा था। यस सर। Yes. और मैंने कहा था मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ये। Yes, sir. मैंने ये भी यस कहा सर। था पहला इंपल्स यही बनता है, फर्स्ट इंपल्स फॉर्म्स हियर, है ना। यस सर। यस सर। ठीक। चलिए एक काम करते हैं, इस न्यूरॉन को, ये पड़ा हुआ है हाथों में, कहीं भी पड़ा हुआ है, रैंडमली स्टिमुलेट करते हैं, देखिएगा कहानी क्या होगा। अब हम पूरे न्यूरॉन को नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉइंट एबीसीडी पढ़ाएंगे। आप समझ चुके होंगे ए मतलब एक्सॉन हाइलॉक रीजन की बात हो रही है। मान लीजिए आप इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या किया, इस न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया। कहीं पे भी स्टिमुलेट कीजिएगा शुरुआत एक्सॉन हाइलॉक से ही होगा। तो देखिए क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट Na प्लस गेट्स खुल जाएंगे, ओपन एट साइट ए। अब देखिएगा साइट ए पे कैसे सोडियम के चैनल्स खुलेंगे। अब हम सारा फिगर ना बना के आपको बस कुछ हिस्सा दिखा रहे हैं। ये है हमारा एक्सॉन का मेम्ब्रेन, ये है सोडियम के चैनल्स खुल गए। अच्छा सोडियम के चैनल खुलने से क्या होगा साइट ए पे, ध्यान दीजिएगा। हमने 4 ही साइड देखे थे, 1 2 3 और ये 4। अच्छा यहां पे प्लस था, यहां माइनस था, यहां पे प्लस था, यहां माइनस था, यहां पे प्लस था, यहां माइनस था। आपने स्टिमुलस दिया, ध्यान दीजिएगा, सोडियम खुला, सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आया, Na प्लस, चलिए मैं दिखाता हूं, सोडियम अंदर आया। अब ये जो साइट ए है, बी है, सी है, डी है, जहां सोडियम अंदर आएगा वहां प्लस चार्ज अंदर आया है तो अंदर प्लस, बाहर माइनस। आप बड़े ध्यान से देखो, साइट ए पहले आरएमपी में था, सिर्फ ए ही नहीं बी ही नहीं, सारे के सारे आरएमपी में थे। लेकिन साइट ए की पोलरिटी रिवर्स हो गई है, साइट ए डीपोलराइज हो चुका है। यस सर। बोलिए, यस सर। रिवर्स कर गया है या नहीं कर गया है? जबकि बी सी डी अभी भी आरएमपी में है, उनमें अभी भी बाहर प्लस और अंदर माइनस है। कह रहा है सर ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी सर जरा केस 2 देखिए क्या होता है, केस 2 देखिए क्या होता है। आपने जहां छुआ वहां के सोडियम चैनल खुले, वहां सोडियम अंदर आया, प्लस चार्ज अंदर आया, वहां प्लस हो गया, ऊपर माइनस। लेकिन बगल वाला अभी भी बाहर प्लस और माइनस में है। होता क्या है, करंट की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है सुनिए, करंट की खासियत होती है। अच्छा करंट आप कहते किसको हो, कहते हो फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा मैं अगर कहूं व्हाट इज करंट, सुनना बड़े ध्यान से समझना, करंट क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम्म यस सर।
या चार्ज? अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होता है, बोलिए तो। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात जानते हैं, करंट का डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन्स चलता है उसके ऑपोजिट में होता है, दैट इज टुवर्ड्स प्रोटॉन। जिधर प्लस चार्ज चलता है टुवर्ड्स प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज कह लीजिए। साधारण भाषा में समझिए, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ऑपोजिट में करंट चलता है। इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस जिधर जाएगा उसके ऑपोजिट में प्रोटॉन चलता है। जिधर प्रोटॉन चलता है उधर ही करंट होता है, ऐसे समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, बोले तो इधर ही प्रोटॉन जा रहा होगा। बोलिए तो, समझ में आया? Yes, sir. ये दिस इज Yes, द sir. डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कह रहा है सर यहां देखो ना सर, आपने कुछ किया है। किया ये है कि साइड ए पे बाहर माइनस अंदर प्लस, साइड बी पे बाहर प्लस अंदर माइनस। सर यहाँ करंट जनरेट हो जाएगा, कैसे? देखो सर, होगा क्या, आपको समझा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सर होगा क्या, साइड ए से अंदर, अंदर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस जाता है माइनस की तरफ, ये इधर करंट फ्लो किया। बाहर, बड़े ध्यान से समझना, हम दिखा रहे हैं, ये इधर करंट फ्लो किया। मेम्ब्रेन के बाहर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस करंट फ्लो करता है। करंट की आदत है, अगर आप प्लस माइनस दिखाएंगे वो फ्लो कर जाएगा, प्लस टू माइनस फ्लो कर गया। अब ये थोड़ी सी फिजिक्स है, ये थोड़ी सी फिजिक्स है। अब केस थर्ड क्या होगा इस वजह से? केस थर्ड आप देखिए, केस थर्ड देख के आपका बहुत सारा जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। केस थर्ड क्या हुआ, आप ए बी सी तीनों को देखते रहिएगा। केस थर्ड ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, होल्ड ऑन। दिस इज योर एक्सोनल मेम्ब्रेन, दिस इज योर एक्सोनल मेम्ब्रेन। देयर आर 4 साइट्स व्हिच आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ए बी सी एंड डी। आपने क्या किया, आपने क्या किया, सुनिए। ये साइट था ए, कोई बताएंगे जिनसे मैं पूछूंगा सी और डी। सुनिए, कह रहा है, अच्छा ओजस्वी, ओजस्वी है मीटिंग में? Yes, ओजस्वी, sir. हाँ ओजस्वी, ये बताइए ओजस्वी, साइट बी से, साइट बी से साइट ए पे मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज आया है? बी से ए बाहर कौन सा चार्ज आया है? Sir, positive. पॉजिटिव। तो साइट ए पे पॉजिटिव पहुंचा, बोलिए तो। Yes, sir. ठीक, अच्छा, साइट ए पे अगर पॉजिटिव आया है तो करंट अगर इधर आया है तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज साइट बी पे गया होगा। Yes, sir. ठीक, अगर नीचे 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 साइट ए से बी पे कौन सा चार्ज गया है? Sir, negative. साइट ए से Sir, बी positive. पे पॉजिटिव गया है। Yes, sir. Positive. पॉजिटिव यानी करंट गया है, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में आया होगा माइनस चार्ज। Yes, sir. केस फर्स्ट में पहले प्लस था माइनस था, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड में था, अरेस्टिंग में था। केस सेकंड में बाहर माइनस अंदर प्लस था, डीपोलराइज्ड था। अब फिर से प्लस और माइनस हो गया, साइट ए रीपोलराइज हुआ। Yes, sir. लेकिन साइट बी बाहर माइनस अंदर प्लस हो गया, डीपोलराइज हुआ। Yes, sir. सी और डी अभी भी आरएमपी में है। RMP में. अच्छा 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 अच्छा, अभी प्लस अभी माइनस, प्लस माइनस। फिर से एक करंट आप फ्लो करा सकती हैं बी से सी और बाहर में सी से बी। थोड़ी देर बाद आपको सी डीपोलराइज्ड और बी रीपोलराइज्ड, फिर थोड़ी देर बाद डी डीपोलराइज्ड और सी रीपोलराइज्ड। आगे आगे डीपोलराइजेशन, पीछे पीछे रीपोलराइजेशन, चलेगा या नहीं चलेगा, बोलिए तो। Yes, sir. मतलब आपने क्या सीखा कि आगे आगे करंट चलता है, आगे आगे डीपोलराइजेशन चलता है, पीछे पीछे मेम्ब्रेन रीपोलराइज होते हुए आता है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कंडक्शन। एक न्यूरॉन में करंट समझ रहे हैं कैसे फ्लो कर रहा होगा? इस तरह से फ्लो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? Yes, sir.
जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होगा करंट आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आया कंडक्शन कैसे होता है? Yes, sir. तो किसी को कोई तकलीफ? बोलिए। No, sir. नो सर। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल मतलब माइनस प्लस, बाहर माइनस अंदर प्लस, प्रोपगेट्स फ्रॉम A to B, B to C, C to D, and so on across न्यूरोनल मेम्ब्रेन। इस तरह से बढ़ेगा आगे आगे। बोलो तो। यस सर। आगे आगे डीपोलराइजेशन और पीछे पीछे उसको कौन फॉलो करता है? रिपोलराइजेशन। Repolarization. ठीक ठीक। डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। ठीक। बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। आप तीनों केस को एक बार और ठंडे दिमाग से देखिए। मैं फिगर को छोटा कर देता हूं, अपने एंड से जूम करके एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है बेशक पूछिए। आगे आगे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल। आगे आगे करंट चलता है, पीछे पीछे मेम्ब्रेन फिर रेस्ट में जाता है। और करंट शुरू हो रहा है एक्सॉन हाइलॉक्स से। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, आप आराम से देखिए। भी बहुत कुछ है इसमें, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं इम्पल्स जनरेशन कंडक्शन में। बहुत बेहतरीन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लाइफ से हम कनेक्ट करके समझाएंगे। Excuse me, sir. बताइए बताइए। सर जब हम ज़्यादा देर सेम सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो सर हमारा पाँव का कुछ पार्ट जैसे सुन्न वगैरह बिल्कुल। होता है, तो हाँ उसका हाँ, सुन्न रीजन हो क्या जाता होता है, है? उसका भी रीजन बताएंगे। वो रीजन हम कल वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है? वो पढ़ाएंगे कल हम। आपको हम पढ़ाएंगे सिनेप्टिक फैटिग। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग देखते होंगे, कभी सुने होंगे कि जैसे एक चोर है, उसको पुलिस पकड़ के ले गया, पहला डंडा मारा तो खूब चिल्लाता है। जब पूरे 2-3 घंटे पिटाई होता है तो उसके बाद उसके ऊपर पिटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही जगह पे लगातार हिट कीजिए, पहली बार हिट कीजिएगा तो जोर से आपको महसूस होगा, धीरे धीरे वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। ये केसेस क्या है? बैठे बैठे ज्यादा मार खाने पे, लगातार किसी एक जगह पे स्टिमुलस देने पे आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो पार्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो फिर पुलिस वाला थोड़ी देर छोड़ देता है कि छोड़ो इसको थोड़ी देर, 2 घंटे बाद फिर आता है, फिर पीटना शुरू करता है, फिर उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। आखिर इसकी कहानी क्या है? जवाब तक पहुंचेंगे। मैं कह ही रहा हूं कि हर चीज का जवाब आपको देंगे। इससे रिलेटेड जितने सवाल हैं सब चीज का जवाब देंगे, बस मेरे को वक्त लगेगा उसके जवाब तक पहुंचने में, ठीक है? किस्तों में पहुंचेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आजकल ठंड के दिनों में ऐसा क्या होता है कि उंगलियां काम करनी बंद कर देती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे आग सेक रहे होते, ऐसा मन करता है कि आग में हाथ डाल दे फिर भी हाथ नहीं जलता है। आखिर ऐसा क्या होता है? जलता तो है ही, आपको पता नहीं चलता है। आखिर बर्फ लगाने पे कोई दर्द कम क्यों हो जाता है? आपके हर सवाल का जवाब हम ही देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि उससे रिलेटेड थ्योरीज बाकी हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो ठीक। सर। No, sir. तो जेनरेशन और कंडक्शन में आपको पहले चैप्टर से लेके करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। अब तक होल्ड पे मैंने इसीलिए रखा था कि आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी जब पहुंच जाएगी तो आप खुद ब खुद इन चीजों को पढ़ोगे। इसी दिन के लिए इन चीजों को रोक के रखा जाता है। एक्चुअली मेरे को ना नोट्स की बहुत सख्त जरूरत है समझाने के लिए। मैं चाहता हूँ ना, 1 मिनट रुको, मेरे को 2 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि लिखना बहुत है और मैं चाहता हूँ उस 10 मिनट को प्रॉपरली यूज करना। तो मैं ना अपना पीडीएफ यहाँ पे जरा शेयर करता हूँ, रुको तुम लोग, 1 मिनट रुको, क्योंकि वो 10 मिनट में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा दूंगा। रुक जाओ। एक्चुअली क्या ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक्चुअली क्या ना, आजकल सुबह से शाम तक क्लासेस रह रहे हैं। तो जो भी आप लोग पूछ रहे हो, आपके मन में जितने सवाल होंगे या नहीं भी होंगे, तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो अब तक आप सोचते आए हो, सुनते आए हो। उन सारी चीजों का जवाब हम खुद देंगे। बस 1 सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई ना, इसको क्रिएट करते हैं। इस बुक में मेरा कुछ काम लायक चीज है।
पढ़ाई समझ में आ रहा है? यस सर। घर जाके जरूरी है, घर जाके जरूरी है थोड़ा रिवीजन में रखना, क्योंकि इसके लेक्चर्स मैं रखूंगा रिकॉर्डिंग में, आप चिंता नहीं कीजिएगा, रहेगा। लेकिन इसको जल्द से जल्द आप माइंड में सेट कर लीजिएगा इन चीजों को, तभी दिक्कत नहीं होगा। यार हो जाए शेयर, इसको 10 मिनट लगता है शेयर होने में ही, बहुत लफड़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, होने दीजिए इसको शेयर, देखते हैं क्या दिक्कत है इसका। चलिए, एक्चुअली ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लास नोट्स में ज़्यादा बेटर मॉडिफिकेशंस हैं, क्लास नोट्स ज़्यादा बढ़िया बनाएंगे इस चैप्टर का, चिंता नहीं कीजिएगा। हैंड रिटन 1 साल पुराना है तो क्लास नोट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। अब देखो, आपको जो अभी अभी पढ़ाए हैं वो पिछला पेज ये था, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स आपको समझ में आ गया, अभी अभी मैंने पढ़ा दिया है। आगे आते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंपल्स का कैरेक्टर क्या होता है। अच्छा, इंपल्स बोले तो साधारण भाषा में समझो करंट, है ना, यही है ना अब तक जो सुन यस लिया है, सर। करंट ही तो है वो। अच्छा, वो करंट की वैल्यू इतनी नहीं होती कि बस 440 वोल्ट का झटका आपकी बॉडी से निकल रहा है, वो मिली वोल्ट में होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आगे आते हैं, कह रहा है सर करंट की एक खासियत होती है, हमेशा एक समान होता है, ऑलवेज आइडेंटिकल इरिस्पेक्टिव टू द क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। सिंपल भाषा में मतलब समझो, मान लो एक न्यूरॉन है, मान लो एक न्यूरॉन है, मान लो एक न्यूरॉन है, और तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे एक हथौड़ा ले रहे हो, हैमर ले रहे हो, ठीक, हथौड़ा, और मान लो हाथ से छू रहे हो, ऐसे हाथ से छू रहे हो, मान लो हथौड़ा से पीट दिए इसके ऊपर, खूब हार्ड हिट किए, हार्ड हिट किए, और हाथ से सॉफ्टली टच किए। ये देखो, ये हथौड़ा लाके ऐसे जोर से मारो या फिर सॉफ्टली टच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस न्यूरॉन में करंट एक समान बनेगा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस कैसा है, चाहे हार्ड हिट कीजिए या सॉफ्ट हिट कीजिए, करंट इसमें जो बनेगा वो एक समान बनेगा, एक जैसा बनेगा। डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक 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 ठीक। इधर देखिए, कह रहा है कि इट फॉलोज ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का क्या है, सुनो, -70 पे था, -70 पे था, तुमने स्टिमुलस दिया तो -60 पे पहुंचा दिया, अब ये जाके रहेगा +30 पे, अब ये जाके रहेगा +30 पे, मतलब डीपोलराइज हो के रहेगा, मतलब ऑल। अगर बनना होगा तो पूरे न्यूरॉन में बनेगा। अगर तुमने स्टिमुलस दिया और ये सिर्फ -65 तक गया तो नहीं बनेगा। मतलब अगर बनना होगा तो पूरा बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। बोलिए तो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक, एक बार अगर करंट चलेगा तो पूरे न्यूरॉन में जाके रहेगा, वरना नहीं जाएगा। तीसरा, इट फॉलोज समेशन लॉ। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, बोलिए। अरे बोलो, शर्माओ घबराओ नहीं, एक्सक्यूज मी बिल्कुल सर। पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर आइडेंटिकल स्टिमुलेशन ही हो रही है, अगर कंडक्शन बराबर हो रही है, तो फिर हमें दर्द क्यों होता है हथौड़े से मारने पे और टच करने पे नहीं होता है? वो रिसेप्टर्स का गेम है, रिसेप्टर्स का गेम है। देखो, टच भी कर रहे हो तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंच रहा है उतने ही वक्त में, उसी तरीके से, और हथौड़े से भी मार रहे हो तो उतने ही टाइम में उसी तरीके से करंट पहुंच रहा है। लेकिन उस इंपल्स, मैंने सिर्फ करंट की बात करी है, मैंने सिर्फ करंट की बात करी है, डैमेजिंग अलग चीज है, समझ रहे हो बात को? करंट एक समान यस चलेगा ना। सर। घर में लाइट का स्विच चाहे जोर से दबाओ या धीरे से दबाओ, तार में चलने वाला करंट का क्या उसका क्वालिटी बदलेगा? नो सर। नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? बस वही चीज था। क्लियर? यस सर। आगे आते यस हैं। सर। कह रहा है सर समेशन लॉ क्या है, सुनो। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा न्यूरॉन था, थोड़ा सा मैं एक पेन को थिक बनाता हूँ, कुछ सवालों का जवाब अभी हम देना चाहते हैं। ये एक न्यूरॉन था, ठीक, -70 पे पड़ा हुआ था, ठीक, मैंने इसको छुआ, मैंने इसको छुआ, मैंने इसको स्टिमुलेट किया। मान लीजिए मैंने इसको सिर्फ इतना, पहली बार छुआ, पहली बार छुआ, मैंने इसको छुआ तो ये बढ़ के घट के मान लीजिए -68 पहुंचा। अब आपको तो पता है, आपको तो पता है कि ये कंडक्ट नहीं होगा, नहीं ना कंडक्ट होगा, नहीं ना चलेगा।
सर यस क्योंकि ये जो स्टिमुलस आपने दिया है, क्या ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है या सब थ्रेशोल्ड से नीचे है? थ्रेशोल्ड से नीचे है। थ्रेशोल्ड से नीचे। थ्रेशोल्ड से नीचे है। जानते हो, अगर तुम स्टिमुलस दे रहे हो, बड़े ध्यान से समझना, अगर स्टिमुलस दे रहे हो और -70 से -60 पहुंचा दे रहे हो तो इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड। लेकिन अगर स्टिमुलस दे रहे हो और -60 ना पहुंच के -68 उससे कम पहुंचा तो इसको सब थ्रेश होल्ड कहते हैं। कह रहा है सर एक बात जानते हैं, मान लीजिए हम एक ही बार में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ना देके सीरीज में ऐसे ये ऐसे ऐसे लगातार लगातार, जैसे 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 वो सिलाई मशीन चलती है ना, वैसे वैसे सिलाई मशीन की तरह लगातार सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिए जा रहे हैं। जैसे मान लो ये 70 पे था, आपने तुरंत दिया स्टिमुलस, छोटा सा स्टिमुलस दिया, -68 पे पहुंच गया। कह रहा है बिना रुके फिर तुरंत दूसरा स्टिमुलस दो, ये भी सब थ्रेशोल्ड। कह रहा है अब ये एड अप होना होगा शुरू। सर ये फिर से -70 पे ना जाके -66 पे जाएगा, फिर स्टिमुलस दो, फिर से -64 पे, फिर से स्टिमुलस दो, ये चला जाएगा हो सकता है -60 पे। मतलब अगर तुम सीरीज में लगातार सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दो तो वो सब एडअप होके थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे और करंट बन जाएगा, इंपल्स कंडक्ट हो जाएगा। बोलो तो समझ में आया? आया या नहीं आया? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है ठीक है। मतलब छोटे छोटे स्टिमुलस ऐड होके थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो सीरीज में होने चाहिए। ये नहीं कि एक अभी दिए सब थ्रेशोल्ड -68 पे पहुंचा, एक घंटे बाद दे रहे हैं कि भाई हम तो तुमको पहुंचाए तो थे, मेम्ब्रेन फिर -70 पे पहुंच जाएगा। सीरीज में देना होगा, लगातार देना होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। अब आते हैं, कह रहा है सर इंपल्स का स्पीड किसी चीज पे डिपेंड करेगा? कह रहा है बिल्कुल डिपेंड करेगा। पहले तो किस चीज पे नहीं डिपेंड करेगा वो देखिए। इंडिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर एक्सॉन को कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं एक्सॉन को। मान लीजिए ये एक एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है और ये एक दूसरा एक्सॉन है। दोनों का लेंथ जो है अलग अलग है। इसकी लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, इसकी लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है इसमें भी स्पीड सेम रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी स्पीड सेम रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ इंपल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, क्वालिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे हार्ड स्टिमुलस दो, चाहे सॉफ्ट स्टिमुलस दो, अभी अभी कह ही रहे थे, द स्पीड द वेलोसिटी विल बी सेम। सेम। क्लियर है ये बात? बोलो बोलो। यस सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ जी आगे बढ़ते हैं। यस सर। कह रहा है सर तो डिपेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस 4 मिनट और है, 4 मिनट पढ़ लो, तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक सॉल्व हो जाएगा। फिर अगले क्लास में बताएंगे कि आखिर लॉन्ग सिटिंग से, हिटिंग की वजह से इनसेंसिटिवनेस क्यों होता है। मिलते हैं डिपेंडेंट क्यों होता है, डिपेंड किस चीज पे करता है। कह रहा है सर ठीक है इन चीजों पे नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन इधर आओ ना सर, दूसरा चीज जिस पे डिपेंड करेगा वो जानो सर। डिपेंड करता है सर, मान लो सर एक नर्व फाइबर थोड़ा मोटा है, ठीक है, ठीक है, देखिए ये डायमीटर इसका ज्यादा, और मान लीजिए एक का डायमीटर थोड़ा कम हो, एक का डायमीटर थोड़ा कम हो। कह रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लेंथ बराबर है, लेकिन देखिए सर इसका डायमीटर थोड़ा कम है। आपको पता है सर जितना ज्यादा थिक नर्व फाइबर होगा वेलोसिटी उसमें तेज होगा, थिन होगा वेलोसिटी कम होगा। थिनर इज द नर्व फाइबर, स्लोअर इज द impulse conduction, thicker is the nerve fiber, faster is the impulse conduction. I hope you are getting the point. बोलिए। यस सर। यस सर। इधर आइए। कह रहा है कि सर अगला डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे। यहीं से कहानी शुरू होती है। कोल्ड में स्पीड हो जाता है कम। कोल्ड में स्पीड क्या हो जाता है? कम। और अगर गर्म कीजिएगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ता है। थोड़ा ये नहीं कि बस गर्म करके चला ही दिए। अब यही चीज तो होता है।
आप अगर कहीं की न्यूरॉन को ठंडा कीजिएगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा। बाहर सर्दियों में जा रहे हैं, एकदम टेम्परेचर कम है, हाथ पैर ठंडा, हाथ पैर ठंडा, तो इंपल्स की स्पीड स्लो, इंपल्स की स्पीड स्लो, तो धीरे धीरे चीजों का पता चलना बंद हो जाएगा। कहीं चोट लग गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुरंत उस पर ले जाके बर्फ डालिए, आइस पैक लगाइए, नर्व का इंपल्स आपने स्लो कर दिया, स्पीड स्लो कर दिया, आपको दर्द कम महसूस होगा। बोले तो समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे आते हैं। कह रहा है सर न्यूरॉन है, सर न्यूरॉन को ऑक्सीजन तो चाहिए ना। मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, स्पीड कम हो जाएगा ना, बेहोश होके गिर जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन स्पीड ज्यादा है ना, ये नहीं कि खूब ऑक्सीजन दे रहे हैं, मोर स्पीड ठीक रहेगा, है ना। ऑक्सीजन कम कीजिएगा क्या होगा? यस सर। स्पीड कम, डिक्रीज। क्योंकि सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, जितनी भी चीजों को आप सोचते हो उन सारी चीजों का जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आपकी क्यूरियोसिटी अपनी बनाई रखिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मिलते हैं हमें अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। कुछ पूछना चाहते हैं बेशक पूछिए, मैं हूं बैठा हुआ। थैंक यू सर। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक थैंक ठीक यू सर। ठीक ठीक। नोट्स अगर 9 बजे तक ना मिले तो रात को याद दिला दीजिएगा एक बार, बट कोई ना, मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा 7 बजे तक। चले ना, लीव कर दें हम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए अक्षिता। सर क्या कभी ऐसा होता है कि रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन नहीं हो? रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन नहीं हो, होते हैं, ऐसी ऐसी भी कंडीशन जनरेट होते हैं बॉडी में, लेकिन वो सब उनकी चीज, इनके बारे में आप हायर क्लास में सीखोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सर पॉसिबल। मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन बाय होगा ही डिफॉल्ट होगा। होता है, हाँ होता है, मोस्ट ऑफ द केस में होता है। ठीक ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई दिक्कत? चले ना, चलिए।